एक मामला पंजाब के पटियाला से सामने आया, जहां पर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमर सिंह चहल के साथ 8 से 10 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद अमर सिंह चहल ने खुद को गोली मार ली। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और पुलिस को मौके से जो नोट मिला उसके मुताबिक अमर चहल ने आरोप लगाया है कि ठग F777 DBS वेल्थ इक्विटी रिसर्च ग्रुप के नाम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप चलाते थे। उन्होंने खुद को DBS और उसके CEO से जुड़ा हुआ बताया और फर्जी दावे भी किए। आरोपियों ने स्टॉक ट्रेडिंग, IPO अलॉटमेंट, OTC ट्रेड और क्विटी फंड के जरिए भारी मुनाफे का लालच दिया। इतना ही नहीं, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमर सिंह चहल का भरोसा जीतने के लिए साइबर ठगों ने नकली डैशबोर्ड बनाए, जिनमें बढ़ा चढ़ाकर प्रॉफिट जो है वो दिखाया गया और धीरे धीरे निवेशकों से बड़ी रकम जो है वो जमा करवाई गई। उनसे बार बार प्रॉफिट को दोबारा इन्वेस्ट करने का दबाव जो है वो बनाया गया और इसके बाद पैसे निकालने के नाम पर सर्विस फीस, टैक्स और एक्स्ट्रा चार्ज के तौर पर करोड़ों रुपए मांगे गए, लेकिन बैंक ट्रांसफर के जरिए भुगतान के बावजूद रकम कभी वापस नहीं मिली। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने दावा किया कि यह एक बेहद संगठित स्कैम था, इसमें कई लोग शामिल थे। उन्होंने अपील की है कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाए या किसी सेंट्रल एजेंसी को केस सौंपा जाए ताकि पैसों की ट्रेल का पता लगाया जा सके। एक पुलिस अधिकारी का इस तरह से साइबर फ्रॉड का शिकार होना बड़े सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यही कि जब पुलिस वाले ही साइबर फ्रॉड से नहीं बच पा रहे हैं तो आम जनता को कौन बचाएगा, आम आदमी कैसे बचेगा और आखिर साइबर फ्रॉड के मामले दिन ब दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं। इस तरीके के कई बड़े सवाल जो हैं वो इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, ये बड़ी ही चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पूरा मामला क्या है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बिग वॉल पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये मामला है पूर्व आईजी अमर सिंह चहल से जो है 8 करोड़ से ऊपर जो है ठग लिए गए। पूर्व आईजी अमर सिंह चहल को मोटी कमाई का लालच जो है वो दिया गया और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर स्टॉक ट्रेडिंग, IPO अलॉटमेंट से मोटी कमाई की बात जो है वो कही गई थी। तो यहां पर कई दावे जो हैं वो किए गए और साथ ही साथ ठगों ने जाने माने CEO का व्हाट्सएप भी यूज किया और F77 DBS वेल्थ इक्विटी रिसर्च ग्रुप के नाम से वो अकाउंट जो है चलाते थे, ठगी की वारदात को अंजाम देते थे और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से वो लोगों को ठगते थे। ठगों ने फेक डैशबोर्ड और फेक वर्चुअल वॉलेट जो है वो भी तैयार किया था। जब पूर्व आईजी ने अपनी रकम निकालने की कोशिश की तो वो नाकाम रहे, क्योंकि इतनी अड़चनें बीच में रखी गई, इतनी बातें जो है बीच में रखी गई कि पैसे नहीं निकल पाए, जिसके बाद प्रोसेस के तौर पर, टैक्स के तौर पर करोड़ों रुपए की रकम मांगी गई। अमर सिंह चहल ने प्रोसेस और टैक्स के नाम पर भी पेमेंट कर दी और इसके बाद भी उनको अपने रुपए वापस नहीं मिले। तो ये पूरा मामला जो कि लगातार हैरान करने वाला है। तनाव में आकर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमर सिंह ने खुदकुशी की कोशिश की। पूर्व आईजी अमर सिंह चहल से 8 करोड़ से ऊपर ठगे जाने का ये पूरा मामला जो है वो निकलकर सामने आया। उनसे 8 करोड़ से ज्यादा ठग लिए गए। आप समझिए इस पूरे मामले को, और मामले कितने निकलकर सामने आए हैं साइबर फ्रॉड को लेकर वो भी आपको जानकारी के माध्यम से हम बताते हैं कि किस तरीके से 2021 में 4,52,429 मामले सामने आए। 2022 में आंकड़ा बढ़ा 10,29,000 पर पहुंच गया ये, और 2023 में 15,96,491 यानी कि करीब करीब 16 लाख के आसपास पहुंचा है। 2024 में 22,68,000 को ये साइबर जो केसेस हैं वो बढ़ गए, साइबर फ्रॉड के मामले जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो ये साइबर क्राइम पोर्टल से ली हुई जानकारी है। साइबर क्राइम पोर्टल के आधार पर ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि ये वो मामले हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। आप सोचिए कि कितने मामले ऐसे होंगे जो आज तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुए होंगे, लोगों ने इस बारे में बात ही नहीं की होगी डर के मारे। तो अब साइबर ठगों ने कितने करोड़ों का चूना लगाया है अब तक वो आपको बताते हैं। तो यहां पर 2022 को लेकर बात करें 2290.24 करोड़ का चूना लगाया गया। 2023 को लेकर बात करें तो 2023 में जो है साइबर ठगों ने 7,465.18 करोड़ का चूना लगाया है। 2024 में 2200 करोड़ का चूना जो है लगाने का मामला सामने आया। 22,845.73 करोड़ का चूना 2024 में लगाया है। सरकार ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी है और डेली 3 से 5 हजार रुपए का रिटर्न की गारंटी जो है वो देते हैं। किस तरीके से पहचान करने की आपकी जरूरत है, कुछ दिन में रुपए डबल करने का वादा जो है
ये आरोपी करते हैं, साइबर ठग करते हैं कि कुछ ही दिनों में आपके पैसे जो हैं वो डबल हो जाएंगे। इस तरीके से आपको लोक लुभावने दावे करते हैं। वर्चुअल वॉलेट में आपको फेक प्रोफाइल जो है वो दिखाते हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि इस तरीके से आपके साथ ठगी जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन में रुपए डबल करने का वादा जो है ये करते हैं आरोपी। आपके जो पैसे हैं उन्हें डबल करने का दावा करते हैं। ये कहते हैं कि आपके पैसे जो हैं वो जल्द ही डबल हो जाएंगे और आपको एक बड़ा प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। अब ये पूरा मामला आपके सामने, और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी जुड़े हैं। हमारे साथ पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस से वेद भूषण जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं पवन जी से करना चाहूंगा। पवन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसे साइबर अपराधियों से कैसे बचा जाए और बचने से पहले इनकी पहचान कैसे की जाए। आज आप साइबर क्राइम से बच नहीं सकते, इस बात को गांठ बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम इतना फैल चुका है, गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम आ चुका है जी। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जो जानते हैं कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, और दूसरे वो जो नहीं जानते कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो जब साइबर क्राइम इतनी तेज बड़े पैमाने पर पनप रहा है, तब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को सावधान सतर्क कर लें। होता क्या है कि आजकल हम बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं, इंटरनेट को चीजों को फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं, और अक्सर अपनी चीजों को नीड टू नो बेसिस पर शेयर नहीं करते, बल्कि अंधाधुंध साझा करते रहते हैं। भूल जाते हैं कि भारतवर्ष में एक नया क्रांति चल रही है, जिसे मैं बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर भारतवासी वॉमिट कर रहे हैं, अपने डेटा की उल्टी कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कि उसका क्या असर होने वाला है उनके व्यक्तिगत जीवन पर, उनकी निजता पर। तो मुझे लगता है कि अगर आप रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करेंगे जी, तब काफी हद तक आप सशक्त सुरक्षित रह सकते हैं। सूझबूझ, कॉमन सेंस एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको बचाएगी। अगर कुछ चीज ऐसे नजर आ रही है जो टू गुड टू बी ट्रू है, तो मुझे लगता है वास्तविक तौर पर वो टू गुड टू बी ट्रू ही होती है। तो अपनी सपन दुनिया में मत सोइए, जग जाइए। हर पल, हर क्षण, हर गली, हर नुक्कड़ पे साइबर क्रिमिनल्स हमारा इंतजार कर रहे हैं हमें टारगेट बनाने के लिए। हमारा दायित्व ये होना चाहिए कि हम साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में ना आए, उनके मंसूबों को सफल ना होने दें, और कोई भी प्रकार की प्रलोभन हम पर फेंका जाए, हम पे कोई लिंक भेजा जाए, उस पर क्लिक ना करें, उस पर एक्सेप्ट ना करें। क्यों? क्योंकि आप जितना अपनी जानकारी को नीड टू नो बेसिस पर शेयर करेंगे, उतने कम चांसेस होंगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार बन जाएंगे। जी बिल्कुल। वेदभूषण जी, सर मैं आपसे यहाँ पर यह समझना चाहूंगा कि अगर कोई साइबर क्राइम का शिकार बन जाता है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए और किस तरीके से पुलिस ऐसे मामलों में सहायता आम जनता की करती है। देखिए, जिन प्रकरण की हम बात कर रहे हैं जिसमें एक आईजी साहब ने सुसाइड किया है जी, इसमें अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या केवल और केवल साइबर क्राइम की वजह से उन्होंने सुसाइड किया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर है, क्योंकि उनसे जुड़े हुए और भी कई तरह की कंट्रोवर्सी है। कोट कपूरा और बहावलपुर में एक बेअदबी कांड हुआ था 2015 में, जिसमें कुछ फायरिंग की गई थी। उसमें प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह, जो उस टाइम सीएम भी रह चुके हैं, उनके खिलाफ भी एक 2023 में चार्जशीट पेश की गई है, जो कि अदालत के अंदर अभी इनके खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है। तो अभी ये कहना कि उन्होंने इसी वजह से केवल सुसाइड किया है, क्योंकि उनका जो सुसाइड नोट है वो 12 पेज का है। पुलिस इसको एनालाइज करेगी, तमाम जो पक्ष हैं उसके इन्वेस्टिगेट करेगी। यदि उनके साथ साइबर क्राइम हुआ, वो कोई आम आदमी नहीं थे, एक आईपीएस ऑफिसर थे, तो क्या उन्होंने इस बारे में कोई पुलिस के अंदर, कोई क्राइम सेल के अंदर, कोई साइबर सेल के अंदर कोई रिपोर्ट की थी या नहीं की थी, जिसकी जांच की जानी चाहिए थी। अचानक उन्होंने ये निर्णय लिया, उनके परिवार को नहीं पता, उनके दोस्तों जानकारों को नहीं पता कि उनके साथ में 8 करोड़ 10 लाख रुपए का एक फ्रॉड हो गया है। तो ये तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। जहां तक साइबर क्राइम का
संबंध है वो अनडाउटेडली हिंदुस्तान में बिल्कुल बहुत भयंकर रूप से, विकराल रूप से फैल चुका है। हर गली मोहल्ला, गांव, शहर, कोई भी बड़े से बड़ा शहर, बड़े से बड़ा ऑफिसर, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इससे अछूता नहीं है। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ क्राइम हुए इस तरह के, तो सुसाइड करना उसका रिड्रेसल नहीं है, उसका रास्ता नहीं है। आपने देखा पंजाब, हरियाणा के अंदर भी एक पूरन कुमार नाम के आईपीएस ने सुसाइड कर लिया, तो उससे कोई नतीजा नहीं है। कायदे में तो आईपीएस ऑफिसर या और पुलिस ऑफिसर को ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, उनको रिपोर्ट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बारे में, सही कल्पिट तक पहुंचा जाएगा, क्या उनके साथ क्राइम हुआ या उनको बहकाया गया या खुद उनकी अपनी गलती से इस तरह के ट्रैप में आ गए। तो ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए थी, उन्होंने बहुत जल्दबाजी में, या उनकी मानसिक स्थिति क्या थी ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लग पाएगा। परंतु मोटा मोटा यदि साइबर क्राइम को ही उनके सुसाइड का जिम्मेदार माना जाए तो वाकई में एक चिंताजनक एक विषय है, क्योंकि एक आईजी रैंक के अफसर जो आईपीएस ऑफिसर भी हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स उनकी पंजाब की तैनाती के दौरान नहीं है, यदि उन्होंने खुद इतना तनाव में आकर सुसाइड किया तो आम आदमी का तो बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए अभी इस नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंच सकते कि क्या साइबर क्राइम ही उसकी वजह रही या उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण थे। बिल्कुल साहिद तपस्या, जिस तरीके से हमने जिक्र किया, मतलब जो जांच रिपोर्ट है या जो जांच है वो थोड़ी आगे बढ़नी चाहिए और तथ्य जो है निकलकर सामने आने चाहिए। इस विषय पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन आप दोनों से इस बीच रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें और चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, क्योंकि हमने कुछ सर्वे किए, उस सर्वे के आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो एक बार अपने दर्शकों को हम बताते हैं। और हमने सर्वे किया और सर्वे में हमने जो है कुछ सवाल अपने दर्शकों के सामने रखे थे, जिसमें हमने पहला सवाल पूछा कि जब पुलिस वाले ही साइबर फ्रॉड से नहीं बच पा रहे हैं तो आम आदमी को कौन बचाएगा। इस पर आपकी राय क्या है। अब इसके आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए हैं। यहां पर जागरूकता से बचा जा सकता है, 43% लोगों ने माना। अनजान लोगों पर भरोसा ना करें, 35% लोगों ने कहा। साइबर ठगी से बचना नामुमकिन है, 19% लोगों ने कहा। 3% लोगों ने कहा इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अब सर्वे नंबर 2, सवाल नंबर 2, यानी कि क्या पुलिस वालों के साइबर फ्रॉड में फंसने का कारण उनका भ्रष्टाचार है। इस पर आपकी राय क्या है। इस पर 67% लोगों ने कहा कि हां बिल्कुल, 27% लोगों ने मना कर दिया और 6% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ इस तरीके से ये सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं। अब बात करेंगे सर्वे के दौरान पूछे गए तीसरे सवाल के बारे में, और हमने तीसरा सवाल अपने दर्शकों से पूछा कि क्या ब्लैकमेलिंग और बदनामी की वजह से साइबर अपराध पर लगाम नहीं लग पा रही है। इस पर आपकी राय क्या है। 74% लोगों ने कहा कि हां बिल्कुल, 25% लोगों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, 1% लोगों ने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब सर्वे के सवाल नंबर 4 की बारी, जहां हमने पूछा कि साइबर अपराधों में ठगी की गई रकम की वापसी कितनी मुश्किल क्यों है। इस पर आपकी राय क्या। साइबर ठगी के मामले ज्यादा है, 10% लोगों ने कहा। 29% ने कहा कि साइबर ठग रकम को तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं। 35% ने कहा कि पुलिस वक्त पर एक्शन नहीं लेती। 22% ने कहा कि लोग बदनामी के डर से शिकायत नहीं करते। 4% कंफ्यूज नजर आए, उन्होंने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब हम बढ़ेंगे अपने सर्वे के अंतिम सवाल की ओर। अपने सर्वे में हमने अंतिम सवाल अपने दर्शकों के बीच ये रखा कि साइबर ठगी से लोगों को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए। इस पर आपकी राय क्या है। इस बीच 95% लोग जो हैं सहमत नजर आए, उन्होंने कहा कि हां बिल्कुल। तो 95% लोगों का मानना, यानी कि ज्यादातर लोगों का मानना, मेजॉरिटी का मानना ये कि साइबर अपराध को लेकर जो जागरूकता है वो लोगों के बीच बढ़ाई जानी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा सर्वे हमने किया। इसकी जो आंकड़े हैं, इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आई है। दोनों खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और दोनों खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। पवन जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आया है, ये आंकड़ा यही इशारा करता है कि यहाँ पर जो सिस्टम है उसकी लचर व्यवस्था की वजह से भी लोग ज्यादातर साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। आज की तारीख में होता क्या है कि आप जाइए और साइबर क्राइम की रिपोर्ट लिखाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे थाने में आपकी रिपोर्ट लिखेंगे नहीं। क्यों? तमिल सरकार ने आपको विकल्प दिया है, आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, 1930 पर कॉल कर सकते हैं या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी हम पाते हैं कि केवल एक रिपोर्टिंग पोर्टल है, ये FIR रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं है। वहां अगर 100 केसेस रिपोर्ट होते हैं तो उनमें से लेस देन 5 केसेस में FIR दर्ज होती है। तो सिस्टम जो है हम पूरी तरीके से कामयाब नहीं कर पाए, और क्योंकि इतनी बड़ी तादाद है जनसंख्या की, इतनी सारी शिकायतें हैं, हम पाते हैं कि सिस्टम के पास उतनी बैंडविड्थ नहीं है जिसके माध्यम से आप डील कर सके।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज साइबर क्रिमिनल्स जो हैं लगभग साइबर पुलिस के 50 कदम आगे चलते हैं, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आवश्यकता है अपने जो पुलिस अधिकर्मी हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, ताकि उन्हें लेटेस्ट टूल के साथ अवगत कराया जा सके। देखिए, माइंडसेट इशू को डील करना होगा जी। हम लोगों को ये आश्वस्त कर दें कि साहब ऐसा है, जब आप थाने में आकर ऑनलाइन आप शिकायत करेंगे तब आपको हैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अगर विश्वास पुलिस लोगों को दिला देती है तो काफी हद तक लोग अपनी जो शंकाएं हैं, सस्पिशंस हैं, उनकी जंजीर को पार तोड़ते हुए आपको पास पहुंचेंगी और शिकायत करेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम देखते हैं कि भारत का जो साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशो है वो बहुत ही कमजोर है। लेस देन 1% केसेस में कन्विक्शन होती है। तो जब कन्विक्शन इतने थोड़े केसेस में होती है और इतने कम केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, तो लोगों की जो आस्था है, जो विश्वास है, वो टूट जाता है कि साहब शायद वो सिस्टम उतना कारगर नहीं है, उतना इफेक्टिव नहीं है कि मेरी जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने में सक्षम हो सके। तो ये तमाम सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 3-4 चीजें निकल कर आती हैं। एक, ये भारत को डेडिकेटेड एक साइबर क्राइम कानून की आवश्यकता है। 2, कि जो वर्तमान कानून को है उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करना है। 3, भारत के पास डेडिकेटेड साइबर क्राइम की अदालतें हों जो केवल एक समयबद्ध तरीके से साइबर क्राइम को निपटने में मदद कर सकें। और चौथी बात, कॉन्स्टेंट अपडेशन एंड कॉन्स्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग। लोगों की जागरूकता को कॉन्स्टेंटली बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो जागरूक बन सके और इस तरीके से इन साइबर क्राइम्स के शिकार ना हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, आपने जागरूकता की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं वो अपने आप में चिंता का विषय। वेदभूषण जी, सर जिस तरीके से सर्वे में जो लोगों ने जिक्र किया कि जब एक तो पहली बात यहाँ पर ये कि गिने चुने लोग जो हैं पुलिस के पास जाते हैं शिकायत करने के लिए, लोगों ने ये भी कहा कि पुलिस की तरफ से भी एक्शन देखने को नहीं मिलता। क्या सर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस को भी और ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है, तभी इस तरीके के मामले जो हैं वो कम हो पाएंगे, लगाम लग पाएगी? अभिषेक जी, मेरा कहना यह है कि ऑलमोस्ट हम लोग इस बारे में, जो पुलिस का संबंध है जहां तक, पुलिस ऑलमोस्ट 100% फेलियर है, क्योंकि कोई इस तरह की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, कोई इस तरह का प्रोग्राम दिल्ली पुलिस, हिंदुस्तान की किसी स्टेट पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल क्राइम है। इसको एड्रेस करने के लिए आपको एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर चाहिए, जिसका कि 100% अभाव है, ना केवल दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप यदि दिल्ली की स्थिति देखें तो इतनी खराब है कि दिल्ली के अंदर, मैं साइबर कॉल की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल जो कॉल्स आती हैं पुलिस कंट्रोल रूम में 20,000 कॉल्स डेली आती हैं, जिनको एड्रेस करने के लिए ना तो सिस्टम है, ना उतनी सफिशिएंट फोर्स है। इसलिए तमाम जो पक्ष हैं, जहां तक साइबर क्राइम का संबंध है, वो और भी ज्यादा पेचीदा है। वो लोकल जो कॉल आती हैं, जो 20,000 जिनकी कॉल बात कर रहा हूं, साइबर क्राइम का मामला और भी ज्यादा संगीन है, क्योंकि उसको एड्रेस करने के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ना हमारे पास वो स्टाफ है, ना वो स्टाफ है, ना हम दे पाए हैं, ना सरकार इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है। उनका केवल और केवल ध्यान है लॉ एंड ऑर्डर की तरफ है, और तमाम जो और पक्ष हैं, वीवीआईपी सिक्योरिटीज हैं, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसीजर है, इलेक्शन है, तमाम चीजों की तरफ है। साइबर क्राइम की तरफ हालांकि काफी कोशिशें की गई हैं। दिल्ली के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर साइबर थाने बनाए गए हैं, सेंट्रल लेवल पर थाने बनाए गए हैं, हर स्टेट के अंदर साइबर सेल बनाए गए हैं, परंतु साइबर का जो क्राइम का जो रेशियो है इतना ज्यादा है कि उसको पुलिस फोर्स या भारत सरकार अभी तक पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर पा रही है। बड़ी बात आपने कही है सर, जिस तरीके से खुद आप पुलिस सिस्टम में रहे हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से आपने जिक्र किया